हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर फर्स्ट हम कर रहे हैं, तो ओवरऑल इस चैप्टर का हम डिस्कशन करें तो अब तक हमने कितने कितने टॉपिक कवर कर लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर ऐसा है जो बेस है पूरा 11th का जो आपका बेस सिलेबस है, उसमें से इट मीन्स यहाँ पे हम बिज़नेस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनालिसिस करें तो हमने अब तक क्या देखा, हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने देखा कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट से हमने इवन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट करके फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, विच इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देखे भाई, इकोनॉमिकल सोशल ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। इंडस्ट्री में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। एंड इंडस्ट्री भी क्या है, व्हाट इज़ इंडस्ट्रीज एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इंडस्ट्रीज हमने लास्ट वीडियो में देखे, ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे। कॉमर्स क्या है, एंड कॉमर्स के साथ साथ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एक ही टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का, विच इज़ बिजनेस रिस्क। देन ये फर्स्ट चैप्टर आज हमारा मतलब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। बिजनेस के फीचर्स, कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, क्लासिफिकेशन हमने किया था यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड आज का टॉपिक है, सो टुडेज आवर टॉपिक इज कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज। क्लियर है। सो फर्स्ट व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ एक्टिविटीज़ that are necessary for facilitating exchange of goods and services are included under commerce. कॉमर्स क्या है, नथिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो भी एक्सचेंज हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। सो यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है किसको, किसी को गुड्स चाहिए, किसी को सर्विस चाहिए मार्केट में से, तो जो भी एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जैसे हम आगे पॉइंट्स करते जाएंगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, आर इंक्लूडेड इन अंडर दी कॉमर्स. So functions of the commerce is to facilitate free flow of goods and services by removing all the hindrance. Hindrance, it means obstacles in the process of exchange. Through its various activities, commerce provides a necessary link between producers and commerce. समझ में आ रहा है? थ्रू दी एक चैनल होती है, चैनल से क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर्स के बिटवीन लिंक क्रिएट करती है मार्केट में से, जो फैसिलिटेट करता है कि भाई मार्केट में इजीली मूवमेंट होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज की, वो फ्लो हो सके. So the goods produced by the industries reach the ultimate consumers only just because of the commerce. तो functions है following जो commerce के हैं हम discuss करेंगे. Commerce includes those activities that are involved in removal of the hindrance. जो भी obstacles है, जो भी hindrance है, वो क्या है, कॉमर्स से रिमूव हो जाएंगे टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज. इट मीन्स से फॉर एग्जांपल कोई लाइक पंजाब में कोई प्रोडक्ट बन रही है, मुझे यहाँ पे बैठे बैठे चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, मुझे यहाँ पे चाहिए, इट मीन्स अल्टीमेट कंज्यूमर मैं हूँ. तो इन बिटवीन जो भी मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर के बिटवीन जो भी हर्डल्स है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, वो रिमूव करता है. कौन रिमूव करता है? कॉमर्स, ताकि मुझे इजीली मार्केट में से वो प्रोडक्ट मिल सके एंड मैन्युफैक्चरर को इजीली बायर मिल सके. क्लियर है. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. Commerce helps in removing the hindrance of a person by making the goods available from the producers to consumer through the effective trade channel. Trade channel क्या है? यहाँ पे जनरली हम देखें तो अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूसेस बाय अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, उसको हमने क्या बोल दिया था? प्रोड्यूसर्स.
सो देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, उसके बीच में कोई लिंक होता है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में कोई लिंक होता है, उसको ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं, उसको एजेंट भी बोल सकते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसके हेल्प से जो मार्केट में चैनल होते हैं, मार्केटिंग सप्लाई चेन जो होता है, जिससे भी हेल्प होती है मार्केट में इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, एंड दैट्स वाई क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। बायर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल सकती है, मैन्युफैक्चर को उसके कंज्यूमर तक अल्टीमेटली प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स रिमूवल हो जाएगा ये सारी जो हिंड्रेंस है, आराम से मार्केट चेन से आपकी प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाएगी। सेकंड वन है रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ अ प्लेस। Goods are produced at one place but can be demanded from the different places. जस्ट मैंने अभी एग्जांपल दिया, पंजाब में कोई प्रोडक्ट बन रही है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, चेन्नई में कोई प्रोडक्ट बन रही है, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, एंड फ्रॉम दी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे वो प्रोडक्ट की डिमांड है, प्लेसेस आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है? दिस हिंड्रेंस ऑफ अ प्लेस is removed by the transportation of goods from the place of the production to the place of the consumptions। हम घर पे बैठे बैठे अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो इट मीन्स ये क्या है, देर इज़ नो हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस। प्लेस का जो हिंड्रेंस है कोई इश्यू ही नहीं बचता, बिकॉज ऑफ द देर आर मेनी फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन से इतनी सारी टूल्स एंड इट मीन्स कुरियर्स की फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है, तो वहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट इजीली सप्लाई हो सकती है, मैन्युफैक्चरर इजीली अवेल करवा सकता है। सो जो देर इज़ अ स्कैटर्ड कंज्यूमर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्टेट में, अलग अलग कंट्री में स्केटर डिफरेंट होते हैं, एंड जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से क्या हो जाएगा, ये जो प्लेस का गैप है वो रिमूव हो सकता है। देन द ट्रांसपोर्टेशन मूव्स गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जहाँ से इजीली एक्सेस कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। द ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड इट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स। तो हिंड्रेंस जो पर्सन का इशू था वो क्लियर हो गया। आपने मार्केट में जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने मार्केट में एक सप्लाई चेंज खड़ी कर दी, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, रिटेलर, जिससे हम प्रोडक्ट हमें मिल सके। सेकंड है प्लेसेस, ट्रांसपोर्टेशन से कहीं पे भी आप प्रोडक्ट मूवमेंट करा सकते हो, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थर्ड प्रॉब्लम है रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ द टाइम। टाइम का इश्यू क्या है, तो यहाँ पे हम देखें तो देर इज़ ऑलवेज गैप ऑफ टाइम बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स, एंड दिस हिंड्रेंस ऑफ अ टाइम इज रिमूवल ऑफ बाय द स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर चेन्नई में या तो पंजाब में बैठे बैठे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है, जो फिनिश्ड गुड्स है वो कहाँ पे स्टोर करेगा, बिकॉज ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भाई वो जैसे मैन्युफैक्चर करेगा वही सामने उसको कस्टमर्स रेडी है, कंज्यूमर रेडी है, नहीं। तो क्या होगा, उसको प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, उसका स्टोरेज करने के लिए वेयर हाउसिंग चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो यहाँ पे जो ये हिंड्रेंस था वो भी कॉमर्स के हेल्प से रिमूव हो गया। बराबर है, दिस हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव बाय द स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज so that goods can be provided whenever they are required by the consumers। clear है? So some goods are produced in a particular season only, but the demand क्या होती है throughout the year होती है। से फॉर एग्जांपल वीट है, राइस है, फ्रूट्स भी कितने सारे हैं जो हमें 365 डेज अवेल्ड होते हैं, उसकी सर्विसेज इवन हमें मिलती है कितनी सारी। सो ऑन द अदर एंड सम गुड्स आर प्रोड्यूसेस थ्रू आउट द ईयर बट दे आर डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन। सो ये जो गेप है मैन्युफैक्चरर का, इट मीन्स प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का, ये गेप कौन फिल करेगा, यहाँ पे वेयर हाउसिंग है। कितने सारे आप इवन आपने नोटिस किया हो तो स्पेशली कमर्शियली ये वेयर हाउसिंग का कोई लोग बिजनेस ही चलाते हैं कि जो आपको प्रोडक्ट मेंटेन करवाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ देते हैं, प्रोडक्ट गोडाउन देते हैं रेंट पे। तो ये क्या हो गया कि भाई आपका जो स्टोरेज है, जो भी पार्ट है, जब तक मार्केट में प्रोडक्ट नहीं पहुंची थी तब तक वो गुड्स
needed to be kept in safe and fresh during this gap. So warehousing एक ऐसा segment है which helps the commerce in removing the problem of time gap. So good can be kept in safely in the warehouses, and whenever the demand will occur in the market, product will supply through the market channel, and finally end user तक जो भी final consumer है उस तक as per the requirement of the goods वो पहुंच सकती है. क्लियर है? तो ये हो गया हेल्प्स इन रिमूविंग द टाइम गैप है जो हिंड्रेंस है वो रिमूव हो गया. सो रिमूवल ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ द टाइम. नेक्स्ट 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कर लिए कॉमर्स के. फोर्थ पॉइंट है रिमूव रिस्क. देखो कॉमर्स वाइडर स्कोप है, इतना सारा फंक्शंस है कि भाई इजीली मार्केट हमारा इकोनॉमी इस पे डिपेंड है. सो फोर्थ वन इज रिमूव रिस्क. Goods kept in warehouses as well as in course of transportations can be lost or damaged due to theft, fire, accident, etc. Insurance of goods remove this hindrance by transferring the loss due to this risk. Nowadays कोई भी अनसर्टिनिटी हो सकती है बिजनेस में, पर्सन की लाइफ में, प्लांट लैंड बिल्डिंग जो भी आप बिज़नेस के लिए आप डेवलप कर रहे हो. सो वो डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं रिस्क होता है. तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ रिस्क, जो भी रिस्क है उसकी सेफ्टी के लिए क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है. तो हमारा जो रिस्क है वो सिक्योर्ड होता है बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज़ टू फेस. एंड देन जो ये कॉमर्स है वो क्या कर रहा है, कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपेंसेशन टू द इंश्योर्ड. तो सॉरी अल्टीमेटली हम देखते हैं कि भाई मार्केट जो होता है, हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि भाई इस कंपनी में आग लग गई, ट्रक जो लोड होके स्टॉक जा रहा था वहाँ पे ट्रक में आग लग गई. इट मीन्स जो रॉ मटेरियल है या तो फिनिश्ड गुड्स है वो आग में जल गया. तो ये क्या हो गया, रिस्क है. या तो थेफ्ट, कोई चोरी हो गई प्रोडक्ट की. तो ये जो इंश्योरेंस है वो क्या देता है, हमें सेफ्टी देता है, कंपेंसेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है. सो इंश्योरेंस कंपनी अग्री टू अंडरटेक द मेक गुड्स द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन. जो बिजनेसमैन का जो लॉस हो रहा है, तो ये क्या है, इज़ अ काइंड ऑफ सर्विसेज जो इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है कि भाई आप अपना रिस्क जो है उसको सिक्योर्ड कर लो. तो ये हो गया हमारा रिमूवल ऑफ द रिस्क, ताकि जो भी डैमेज गुड्स है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या तो स्टोरेज या तो बाय द फायर, फ्लड, रेन, वॉट एवर द नेचुरल क्लाइमेट है, उसके सामने भी, उसके अगेंस्ट भी आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, कंपेंसेशन मिल सकता है इफ एनी लॉस अकर. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. मनी इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटी. विदाउट मनी, हम कहते हैं कि भाई फाइनेंस बिजनेस में चाहिए. फाइनेंस इज द सोल ऑफ एनी बिजनेस. विदाउट, मेरे पास कितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ हो बट मेरे पास इतने पैसे ही ना हो कि भाई मैं बिजनेस कर सकूँ, तो देर इज़ नो मीनिंग. क्लियर. तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे पॉइंट्स आगे भी यही रिपीट होगा नेक्स्ट जो भी हमारे पॉइंट्स हैं. सो मनी इज़ रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज़. Banking and financial institutions provides the amounts required by the business enterprise. तो there are many बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें क्रेडिट देती है, लोन एडवांसिंग देती है हमें, जिससे हम हमारा बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं या तो नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेट कंज्यूमर. तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स अवेल इन द मार्केट. दे बाय मेजोरिटी हमारा जो बाइंग डिसीजन है, जनरल जो कंज्यूमर है, या तो वो टीवी, न्यूज़पेपर या तो रेडियो, टेलीविज़न पे एडवर्टाइज देख के, एड देख के हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं. या तो वर्ड ऑफ माउथ से, इट मीन्स हमारे कोई रिलेटिव ने बोला है, सजेस्ट किया है भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है. मेजोरिटी हम जो हमारा माइंडसेट है वो इन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइज से. तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग भी एक ऐसा सेगमेंट है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमर्स में.
So advertising helps by providing information about the products अवेलेबल इन द मार्केट देर बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर द सेम. जैसे कोई नई नई प्रोडक्ट या नई ब्रांड आती है मार्केट में, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइज या तो कोई स्कीम्स या कोई ऑफर आती है, सेल कुछ भी है, तो हमें डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइज पता चल जाता है. इन दिस मैनर इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन. कंज्यूमर के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई पर्टिकुलर से फॉर एग्जाम्पल मुझे एक परफ्यूम लेना है. सो परफ्यूम के भी कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में. कितनी कंपनियां हैं, कितने ब्रांड्स हैं जो परफ्यूम प्रोवाइड करते हैं. और परफ्यूम में भी अलग अलग लाइक गेस परफ्यूम, लिक्विड परफ्यूम होता है, तो कितने कितने टाइप्स की परफ्यूम भी होते हैं फ्रेगरेंस वाइज, टाइप वाइज. तो ये क्या हो गया. देन एडुकेट कंज्यूमर, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो ए हिंड्रेंस है नॉलेज का. सो देर इज़ इवन डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरर अपना मैसेज इंफॉर्मेशन जो भी है वो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट पास कर सकते हैं टू द कंज्यूमर्स. So thus consumers not only consist of activities relating to removal of the hindrance, क्या क्या हो गए, कितने रिमूवल्स हो गए, पर्सनस है, प्लेस, टाइम, रिस्क, बट ऑल्सो जो कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जो नॉलेज देना चाहिए, वो भी क्या हो गया यहाँ पे कि भाई विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है. कोई भी प्रोडक्ट में अगर कुछ मॉडिफाइड कर किया है मैन्युफैक्चरर ने, कोई नया प्रोसेसर डाला है, नया फ़ोन अपग्रेड करके मार्केट में लॉन्च किया है, कुछ भी, तो ये हमें किससे इंफॉर्मेशन मिलती है, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट में. सो कॉमर्स के अगर हम देखें तो कॉमर्स के दो टाइप्स है यहाँ पे. कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अब ट्रेड क्या है एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, बराबर है. जनरली जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें ही कवर हो जाएगा जो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स है. ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे के पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएंगे. सो कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, विच इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड इट मीन्स जो हेल्प करता है ट्रेड को, फैसिलिटेट करता है. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो यहाँ पे फर्स्ट व्हाट इज ट्रेड. एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेड. Trade is the business activities which is involved in buying and selling of goods. अभी मैंने जस्ट बोला कि भाई चेन्नई या तो पंजाब में कोई प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और यहाँ पे मोरबी में मुझे बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल गई इजीली, कहीं पे भी नियरेस्ट प्लेस से, नियरेस्ट रिटेल स्टोर से मैंने वो प्रोडक्ट बाई कर ली. तो इट मीन्स ट्रेड क्या है, व्हाट इज द ट्रेड. ट्रेड इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स, जिससे इट बाइंग एंड सेलिंग का इट मीन्स एक्सचेंज जो प्रोसेस हो वो इजीली हो सकती है. इट इज़ द सेगमेंट, इट इज़ द सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के जो बीच में एक लिंक है वो प्रोवाइड करता है. इट ब्रिंग्स टूगेदर. समझ में आ रहा है. सो ट्रेडर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स आर द लिंक बिटवीन, वो वर्क करता है एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर्स. सो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर्स, से फॉर एग्जांपल अगर कोई चैनल ही नहीं है बीच में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इन द एब्सेंस ऑफ दिस चैनल मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक बीइंग अ कंज्यूमर मुझे विल हैव टू सर्च फॉर द मैन्युफैक्चरर. मुझे मैन्युफैक्चरर को सर्च करना पड़ेगा, एंड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर उसको भी क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू बी सर्च फॉर द कंज्यूमर्स. बट ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है ट्रेड. एंड ट्रेड क्या है, इट इज़ अ सेगमेंट, कॉमर्स का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, जिससे ये पॉसिबल है गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में इजीली फ्लो हो सके. सो यहाँ पे है ट्रेड इज दैट बिजनेस एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स. It makes the available the goods to the consumer. It act as a link between producers and consumers. तो वही हमने जो डिस्कस किया, in the absence of trade, producers will not able to find the good produce goods and services on a large scales. लिमिटेड कंज्यूमर हो जाएंगे. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मोरबी ही मेरा मार्केट है, ओनली लिमिटेशन है,
तो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होनी चाहिए, जितना मार्केट मुझे मिलना चाहिए नहीं है, बिकॉज ये लिमिटेशन हो गई विदाउट ट्रेड या तो विदाउट जो सप्लाई मार्केट चेन है, उससे बिना मेरी प्रोडक्ट कहाँ पे ओनली सेल होगी, ओनली मोरबी ही मेरा मार्केट होगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को ग्रो करने के लिए, इवन कंज्यूमर को नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस मार्केट में मिले, इसीलिए ये ट्रेड हेल्प करता है। सो यहाँ पे ट्रेड को भी हमने क्लासिफाइड किया है दो वे में। सो ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, विच इज़ इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आप यू कैन सी इन दिस स्लाइड, आप देख सकते हो इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोल सकते हैं, होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड refers to the buying and selling of goods within the geographical boundary of a country। हम within the country अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन बाइंग एंड सेलिंग का चल रहा है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन, तो वो हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड। बराबर, इट मीन्स चेन्नई की प्रोडक्ट यहाँ पे आए, गुजरात की प्रोडक्ट महाराष्ट्र में जाए, वॉट एवर जो भी स्टेट है, इन अमंग द स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, तो ये हो गया इंटरनल ट्रेड। इट मे बी फर्दर सब डिवाइडेड, अब उसको भी सब डिवाइडेड बना दिया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। बराबर है। सो यहाँ पे क्या है, जियोग्राफिकल बाउंड्री में है, इसीलिए इट इज़ नोन एज होम ट्रेड। क्लियर, इसीलिए इंटरनल ट्रेड है जो विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री में गुड्स एंड सर्विसेज रिफर करते हैं, वो चेंज होता रहता है, मूवमेंट होती रहती है गुड्स एंड सर्विसेज को। आप कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो और आप वाई प्रोडक्ट मार्केट में से बाई कर रहे हो, तो जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट है विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री है, इसीलिए इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, विच इज़ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है, व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी, इट इज़ नॉन एज होलसेल ट्रेड। अगर होलसेल की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेल है, हमारा जो फैमिली बिजनेस है वही है होलसेल ट्रेड का। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एजेंसी है अमूल का, हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हमारे पास, हम होलसेल का हैंडल करते हैं। इट मीन्स अमूल का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, सारी जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स है वो पहले हमारे पास आती है, एंड देन फ्रॉम अस, इट मीन्स फ्रॉम मी, जो हमारा फैमिली बिजनेस है, तो उससे सारे मोरबी डिस्ट्रिक्ट में या तो मोरबी में प्रोडक्ट सप्लाई होती है। तो एक लिंक हो गया, मीडियम हो गया, कि जहाँ से प्रोडक्ट्स आपके पास आती है, इट मीन्स आप मैन्युफैक्चर से मंगवाते हो, होलसेलर जो भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होता है, वो मैन्युफैक्चर से मंगवाता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में, एंड देन उसको रिटेलर, जो शॉप्स अवेलेबल होती है हमारे आजू बाजू सोसाइटी में, रिटेलर उसको बोलते हैं, रिटेल शॉप्स होती है, वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉक में, छोटे छोटे ऑर्डर में भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग के पास, आप डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज मंगवा रहे हो, जो भी गुड्स तो बल्क में आती है, इट मीन्स आपको यहाँ पे ज़्यादा जो भी डीलर्स होता है, जो एजेंट होता है, जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। सो इट रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लार्ज क्वांटिटी। हियर होलसेलर जो होता है वो क्या करता है, दे आर डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल द गुड्स टू द रिटेलर्स। ठीक है, सो होलसेलर इज स्पेशलाइज्ड होता है इन वन लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। से फॉर एग्जांपल वीआईपी जो लगेज है उसकी अगर एजेंसी है तो उसमें वो फील्ड में स्पेशलाइज हो जाता है, फिर ही मेंटेन्स लार्ज स्टॉक्स। बराबर है, जो भी होलसेलर है उसको क्या करना पड़ता है, लार्ज स्टॉक्स मेंटेन करना पड़ता है, एंड देन बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जो कैश में बाय करता है, एंड जो रिटेलर्स होते हैं उसको क्रेडिट में सेल करता है, और जो बीच का जो मार्जिन है वो उसका हो गया प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड हियर, बिकॉज इन होलसेल में बल्क में आपको माल जो भी गुड्स है वो मंगवाना पड़ता है फ्रॉम दी
मैन्युफैक्चरर कैश में पेमेंट करना पड़ता है, एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, देन मैन्युफैक्चरर आपको गुड्स देते हैं एंड देन फिर उसको स्प्लिट करके आप रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हो जिसको आप क्रेडिट में सेल करते हो। जो बीच में जो होता है आपका मार्जिन होता है, जो कमीशन होता है, वो हो जाता है होलसेलर का प्रॉफिट। ठीक है, तो एक लिंक हो गया, एक सप्लाई चेन हो गई। भाई मार्केट में डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, इट इज़ नॉट फिजिबल। सो एक एजेंट है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके भी कैटेगरीज होती है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इंटरनल ट्रेड जो होम ट्रेड है उसको यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो होलसेल मार्केट, जहाँ होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से मंगवाते हैं, एंड देन सेकंड हो गया रिटेल। हम रिटेलर्स को जानते हैं, हम कहाँ से बाई करते हैं प्रोडक्ट। हमारी छोटी छोटी से फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एक पैकेट चीज़ चाहिए, या तो आइसक्रीम बाई करना है या तो ब्रेड बाई करनी है, तो मैं जो नियरेस्ट जो शॉप है वहाँ से प्रोडक्ट बाई करूँगी। चॉकलेट, बिस्किट, कुछ भी हम कहाँ से बाई करते हैं, जो भी नियरेस्ट हमारे शॉप होती है हमारे घर के एरिया के आजू बाजू में, वहीं से हम बाई करते हैं, वो रिटेलर है। ठीक है, तो होलसेलर से प्रोडक्ट कहाँ तक जाती है, किसके पास जाती है, रिटेलर के पास जाती है। सो व्हेन द गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड in a comparatively much smaller quantities, it is known as retail trade। ठीक है, तो रिटेलर यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में एक साथ ऑर्डर नहीं होता है, बल्क में नहीं होता है। जैसे कंज्यूमर की नीड एंड वांट होती है उसके हिसाब से रिटेल अपने शॉप में प्रोडक्ट का स्टॉक रखता है, इतना ज़्यादा ओवर स्टॉक भी नहीं रखता है। तो रिटेलर ट्रेड क्या करता है, मच स्मॉलर क्वान्टिटीज़ अपने एरिया के हिसाब से जो नीड होती है कंज्यूमर की, वही हिसाब से वो रिटेलर अपने शॉप में स्टॉक रखता है। तो ये ट्रेड हो गया। ट्रेड को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, पहले तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल को और हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, होम ट्रेड है इसीलिए, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। 2 चेन है, सप्लाई चेन जो लिंक करती है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। आज का ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, बट जो एक साथ टॉपिक है वो तो कवर करने ही पड़ेंगे मुझे। एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। जो एक्सटर्नल ट्रेड है, इट इज़ नोन एज फॉरेन ट्रेड, रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज। होम ट्रेड इट मीन्स विद इन द कंट्री, हमने बिजनेस का जो मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो देख लिया। अब तो वी आर इन अ ग्लोबल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबली हम वर्क कर रहे हैं। सो बाउंड्री लेस बिजनेस का ट्रांजेक्शन अभी हो रहा है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री से आप आराम से गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, सो उसको भी यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, विच इज़ इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड एंटरपोर्ट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एंटरपोर्ट की हम बात करें तो जो भी बाइंग है गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, डिफरेंट कंट्रीज से मोर हम ट्रेड में कंसर्न कर रहे हैं, मोर कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रेड, बराबर है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम दी अनदर कंट्री। इम्पोर्ट क्या है, इसलिए अभी जो हम चाइना की प्रोडक्ट बैंड कर रहे हैं, अब तक हम किस पे डिपेंड, जो भी रॉ मटेरियल्स है या तो कितनी सारे अप्लाइंसेस, कितने सारे गुड्स पे डिपेंड करते थे हम चाइना, डिफरेंट कंट्री पे, नॉट इवन चाइना बट चाइना इज अभी स्पेशल हमारे फोकस पे है। सो इम्पोर्ट इट मीन्स हमारी जो नीड एंड वांट है, हमें जो गुड्स चाहिए या टेक्नोलॉजी या तो कोई मशीनरी, कुछ भी मटेरियल भी, तो वो हम किस पे डिपेंड करते हैं, अदर कंट्रीज, जो भी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं, उससे हम गुड्स या सर्विसेज बाय करते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्ट। क्लियर है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, इम्पोर्ट कम करके। इट मीन्स हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना है। दूसरी कंट्री से गुड्स अगर हम बाई करेंगे तो प्रॉफिट सारा वहाँ पे चला जाएगा उस मैन्युफैक्चरर को, वहाँ के प्रोड्यूसर्स को। बट हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, सब्सटीट्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई हमारी प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल हो।
तो ये हो गया एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं. सो इट रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्रीज. द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वो क्या एनकरेज एक्सपोर्ट्स. हमें क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए. क्लियर, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरपोर्ट. इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट. एंटरपोर्ट इट मीन्स दोनों का एक मीडियम सोर्सेज है. एंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग दे. से फॉर एग्जाम्पल मैंने चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाया, उसको फिनिश गुड्स कर दिया, उसको प्रोसेस कर दी, फिनिश गुड्स कन्वर्ट कर, फिनिश गुड्स बना के मैं कोई डिफरेंट कंट्री में सेल कर रही हूँ. एक्स कंट्री से मैं प्रोडक्ट बाय कर रही हूँ, कुछ भी रॉ मटेरियल या तो कुछ भी टूल्स मशीनरीज या तो वॉट एवर कुछ भी, एंड देन उसको अकोमोडेट करके एक फिनिश गुड्स करके अक्यूमुलेट करके मैं कहीं पे उसको फिनिश गुड्स में सेल कर रही हूँ, दूसरी कंट्री में वाई कंट्री में सेल कर रही हूँ. तो इट रिफर्स टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट. इन entreport the goods are purchased from the foreign countries but not for the consumption in home countries. उसको फिनिश गुड्स का कंजप्शन जो है मैं मेरी कंट्री के लिए, होम कंट्री के लिए नहीं कर रही हूँ, एक्स से बाय करके मैं वाई में सेल कर रही हूँ इन बट फॉर द सेलिंग ऑफ दिस गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्रीज. तो ये हो गया एंटरपोर्ट. क्लियर हो रहा है. 3 टाइप से एक्सटर्नल ट्रेड के, इंटरनल के हमने 2 पार्ट्स देखे, होलसेल ट्रेड, सेकंड वन रिटेल ट्रेड. एक्सटर्नल जो ट्रेड है उसमें हमने देखा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट. एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया. एक्सपोर्ट इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज हम अवेलेबल करवाते हैं इन द फॉरेन कंट्रीज, हम सेल करते हैं. इंपोर्ट इट मीन्स बाइंग करते हैं, हम बाई करते हैं गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री. एंड एंटरपोर्ट इट मीन्स एक्स कंट्री से बाय करके हम खुद कंज्यूम नहीं करेंगे, हम वाई को सेल कर देंगे. क्लियर हो रहा है. इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे, वो हो गया एंटरपोर्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. जो भी ये ट्रेड है वो कैसे पॉसिबल है, उसको किस हिसाब से कितनी फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ है मार्केट में, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है जिससे हम ये ट्रेड इजीली कर सके. सो दिस एक्टिविटी विच हेल्प इन स्मूथ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज एड्स टू द ट्रेड, जो हेल्प करता है. एंड दिस एक्टिविटीज मेक्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स मोर ईजी. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे है एग्जाम्पल, एक्टिविटीज़ दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग आर नोन एज ऑक्सिलरीज और सर्विसेज, जिसको हम सर्विसेज बोल सकते हैं, ऑक्सिलरीज और सर्विसेज टू ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, भाई हमें बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चर मैंने कर दिया प्रोडक्ट का, बट मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. विदाउट ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पॉसिबल नहीं है, मूवमेंट कैसे कराओगे आप अपनी प्रोडक्ट का. सेकंड है बैंकिंग, फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आई है ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए बिजनेस का, विदाउट मनी पॉसिबल नहीं है, तो क्रेडिट भी चाहिए हमें, बैंकिंग तो चाहिए ही. सो बैंकिंग की फैसिलिटी है. इतना सारा बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो रिस्क को सिक्योर्ड करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए. प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर जो मैंने किया है इट विल टेक टाइम कंज्यूमर तक पहुंचने में, तो तब तक मुझे स्टोरेज इट मीन्स वेयर हाउसिंग भी चाहिए. एंड एडवर्टाइज, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा भाई कि भाई मैंने क्या प्रोडक्ट लॉन्च किए, क्या फीचर्स है प्रोडक्ट के, क्या बेनिफिट्स है, क्या यूसेज है, हाउ टू यूज़. ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मुझे एडवर्टाइज भी करनी पड़ेगी. तो एडवर्टाइज भी एक टूल है. ठीक है. तो यहाँ पे जो सर्विसेज है जो टूगेदरली कंस्टिट्यूट करके, जो ये टर्शरी हमने देखा था, टर्शरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, जो ये टर्सरीज है उससे कॉमर्स में क्या मिलता है, एक स्मूथली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है मार्केट में. जो ये सारे हिंड्रेंस है जो प्रोडक्ट का इट मीन्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर का, वो रिमूव करता है. क्लियर है. सो दिस सर्विसेज हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस, टाइम, मनी, रिस्क. जो हमने कॉमर्स के फंक्शन देखे वही डिटेल में है अब. जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है विच अराइज इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. अब क्या किसका रोल होता है, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, एडवर्टाइज का, क्या किसका रोल होता है, वो ये हमें डिटेल में देखना है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है बैंकिंग.
एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड फंड फॉर अ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए हमें वर्किंग कैपिटल इट मीन शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें अगर कुछ मशीनरी टूल्स या तो कोई नई बिल्डिंग या नया प्लांट बनाना है तो भी हमें पैसा चाहिए। इट मीन्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारा पर्पज़ है वो किससे सोल्व हो सकता है, बैंक की हेल्प से। दे रिक्वायर्ड फंड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पज लाइक एक्वायरिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एट्सेट्रा। एंड फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज इट मीन्स मीटिंग डेली एक्सपेंस। जो डेली एक्सपेंस होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। डेली एक्सपेंस फॉर एग्जांपल हमारे कहीं किसी का पेमेंट करना है, जो छोटे छोटे ऑपरेशनल बिजनेस के खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी को मेंटेन करने के लिए, वो सारे खर्चे के लिए इट मीन्स वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपको पैसा चाहिए। एंड कोई डेवलपमेंट के लिए इट मीन्स बिल्डिंग को डेवलप करना है, एक्वायरिंग करना है, मशीनरी बाय करने, तो बिग एक्सपेंस जो भी बड़े लॉन्ग टर्म पर्पज़ के एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल बजटिंग उसको बोलते हैं। बैंक्स मीट देयर नेसेसरी फंड्स रिक्वायरमेंट, दस बैंकिंग हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द फाइनेंस। जो ये फाइनेंस का प्रॉब्लम है वो कौन सॉर्ट आउट करता है, बैंक। एंड एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन सर्विसेज ही यही है, वो हमें क्रेडिट देता है जिससे लोन की फैसिलिटीज़ मिले, हमें क्रेडिट मिले। तो ये फाइनेंस बिजनेस को प्रोवाइड करके, जैसे फ्लो ऑफ बिजनेस है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है फाइनेंस की वो अच्छे से रन हो सके। सो बैंक्स या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो भी विच हेल्प द बिजनेस मैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स। किसी से पैसा मिले ना मिले, मार्केट में इंस्टीट्यूशंस है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे हमें आराम से क्रेडिट मिल सकती है, जिससे हम लोन लेके हमारा बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो नॉट इवन अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द फंड, सिर्फ पैसा प्रोवाइड करना, मनी फैसिलिटेट करना ऐसा नहीं है। जो भी अदर पार्टी के साथ हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि भाई चेक डिपॉजिट करना, चेक इश्यूज करना, पेमेंट का जो भी इश्यूज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग करना, कितने सारे और भी बिजनेस की फाइनेंस की एक्टिविटीज़ है जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है। सो कमर्शियल बैंक नॉट ओनली लैंड मनी थ्रू द ओवरड्राफ्ट या तो क्रेडिट फैसिलिटीज लोन, बट ऑल्सो कलेक्ट चेक एंड बिल ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। रिसीविंग एंड पेमेंट दोनों में हेल्प करता है, सिर्फ फाइनेंस या तो क्रेडिट प्रोवाइड करना ही बैंक का काम नहीं है, ठीक है। So apart from this, commercial banks also make arrangement for the payment on behalf of the exporters and importers, and also help the promoters of the company to raise capital from the public. तो कोई भी कंपनी है, पब्लिक शेयर इश्यू करती है मार्केट में, पब्लिक थ्रू पैसा इन्वेस्ट करती है, पब्लिक जनरल पब्लिक किसके थ्रू इन्वेस्ट करती है, बैंक के थ्रू ही इन्वेस्ट करती है। कभी हम मुझे रिलायंस के शेयर बाय करने हैं, रिलायंस में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सेस मनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं थोड़ी डायरेक्टली रिलायंस को कांटेक्ट करूँगी, नहीं। जिस बैंक को अथॉरिटीज़ दिए जहाँ से ऑथोराइज्ड शेयर मिलेंगे वहाँ से, इट मीन्स बैंक एक ऐसी मीडियम पार्टी है, मिडल पार्टी है जहाँ से बाइंग सेलिंग का जो भी ट्रांजेक्शन है, उसका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, पेमेंट का, रिसीविंग का, वो सारा कौन देखता है, बैंक हमें फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है ये सारे ट्रांजेक्शन इजीली हो सके, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस। रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस, द वेरियस टाइप्स ऑफ असेट्स ऑफ द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस की बात छोड़ो, हम हमारी रूटीन लाइफ में भी, मैंने कार ली तो फर्स्ट दिमाग में आएगा कि भाई 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने भी लाख हमने स्पेंड किए कार को बाय करने में, एक्सीडेंट हो गया, फायर, वॉट एवर, थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज़ द सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, तो जो भी रिस्क फैक्टर हमें लग रहा है उसको सिक्योर्ड करते हैं हम इंश्योरेंस के लिए। तो ये तो सिर्फ एक कार की बात हुई, बिजनेस में तो कितना सारा रिस्क होता है भाई, रॉ मटेरियल का रिस्क होता है, इन्वेंटरी का, फिनिश गुड्स का, वेयर हाउस में इतना स्टॉक पड़ा है उसका रिस्क होता है, कहीं चोरी हो गई, कहीं आग लग गई, तो ट्रांसपोर्टेशन के से गुड्स जा रहा है मार्केट में ऑन द रोड, बाय शिपिंग, बाय एयर, तो वहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। So, the various types of assets of the business, such as building, plant, machinery, furniture, goods in transit or stock,
of goods kept in the warehouse are also subject to the risk of loss or damages. लॉस भी हो सकता है या तो डैमेजेस भी, कुछ भी डैमेजेस भी हो सकता है. तो ये क्या है, इंश्योरेंस है. लाइक एक वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, उसके साथ, उन लोगों के साथ, उसकी फैमिली के साथ ही हुआ था कि भाई उन्होंने नई फैक्ट्री स्टार्ट की एंड देन इट इज़ अ एक्ट ऑफ गॉड, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ है. तो लास्ट ईयर ड्यूरिंग द रेन सीज़न, जो भी ज़्यादा हैवी रेन की वजह से, तो उनका जो प्लांट है उस पर इफ़ेक्ट आ गई थी एंड देन 2 महीने 3 महीने तक उनका प्लांट कम्प्लीटली बंद हुआ था एंड देन कितने सारे इश्यूज हुए थे फिर. तो ये क्या है, आग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कुछ शॉक की वजह से कुछ जल भी गया था प्लांट में. तो वो रिस्क सिक्योर था. उसने बोला था कि मैम चलो जो भी हुआ, बट हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस लेके रखा है, इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है. टेंशन की बात नहीं है, इट मीन्स जो भी रिस्क इन्वॉल्व था वो सिक्योर्ड है, इसीलिए टेंशन की बात नहीं है. सो इंश्योरेंस भी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमर्स में, ट्रेड में. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो employee of the every organization also require protection against the accidental due to use of hazardous machine. Not even जो थिंग्स है, मटेरियल है, मशीनरी है, उसका सिक्योरिटीज़ नहीं है, उसका सिर्फ सिक्योरिटीज़ नहीं है, जो मेंबर्स है, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ या तो जहाँ पे जिस कंपनी में मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे भी मेरा खुद का भी इंश्योरेंस था, ताकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, कुछ भी हेल्थ इंश्योरेंस वो हमें प्रोवाइड करते हैं एज अ कंपेंसेशन, एज अ सेफ्टी. ठीक है. तो पर्सन का भी, जो लेबर्स है, जो ह्यूमन है, तो उनका भी सेफ्टी के लिए उनका भी इंश्योरेंस होता है. दिस हिंड्रेंस ऑफ द रिस्क इज रिमूव्ड बाय द इंश्योरेंस एज इन केस ऑफ लॉस. The amount of loss suffered due to any of the above circumstances can be recovered from the insurance companies. In any situation, अगर कुछ भी मैन पावर में या तो मशीनरी में या थिंग्स में, मटेरियल, फिनिश गुड्स, किसी में भी अगर डैमेज या तो किसी भी रीज़न से अगर लॉस हो रहा है और पर्टिकुलर लॉस को कवर करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस है, देन इजीली आपको कंपनसेशन मिल सकता है, रिस्क रिमूव हो सकता है. ठीक है. सो इन दिस सेंस लॉस ड्यू टू रिस्क कैन बी पास्ड ऑन द इश्यूअर्स एंड देन इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरर है, वो कहाँ पे पास करेगी, इंश्योरेंस कंपनी से आराम से उसको पैसा मिल सकेगा. तो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल, या तो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वाइल वर्किंग, अगर कुछ भी हो जाता है तो पर्सन को भी सिक्योर्ड करते हैं. बिजनेसमैन हैव टू पे नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड इन रिटर्न दे गेट मोर कंपेंसेशन इफ एनी लॉस अकर ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी ये हमने कॉमर्स के फंक्शंस देखे, तभी मैंने डिटेल में बताया था कि भाई चेन्नई या तो पंजाब में कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एंड देन मुझे यहाँ पे बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट. सो गुड्स आर जनरली प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर लोकेशन बट आर नीडेड एट द डिफरेंट प्लेस एज वेल. स्कैटर्ड कंज्यूमर होते हैं, कोई फिक्स जगह नहीं है कि भाई यही मार्केट है मेरा, नहीं. जो भी एमएनसी कंपनी होती है, जो भी प्रोडक्ट होती है, वो कहीं पे से भी ऑर्डर कर सकते हैं. कंज्यूमर्स कहीं से भी डिमांड कर सकता है प्रोडक्ट की. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि शुगर इज़ मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बट इट कंज्यूम्ड ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है. सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस, प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है, वेयर एज देर आर डिमांड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो दिस ऑब्स्टिकल है, जो ये प्रॉब्लम थी, वो किसने रिमूव कर दी, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जाम्पल टी इज़ प्रोड्यूस इन आसाम. यहाँ पे शुगर का भी एग्जाम्पल है, हम टी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. टी इज़ प्रोड्यूस इन आसाम एंड दार्जिलिंग बट कंज्यूम्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो दिस इज मेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल. सिर्फ ऐसा नहीं कि फिनिश्ड गुड्स में ही, लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या चाहिए हमें बिजनेस करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो जो लेबर है उसका भी मूवमेंट होता है. इसीलिए हमने नहीं देखा भाई गुजरात में, हमें अब इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पता चला भाई गुजरात कितने
सारे अदर स्टेट के एम्प्लॉय को, लेबर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था गुजरात। तो इट मीन्स लेबर का भी मूवमेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये पॉसिबल है। फिनिश गुड्स का तो मूवमेंट होता ही है, ट्रांसपोर्टेशन से हमें आराम से बैठे बैठे नियरेस्ट हमारी जो शॉप है वहाँ से प्रोडक्ट मिलती है। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर को चाहिए, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और जो लेबर है उसको भी यहाँ से वहाँ मूवमेंट के लिए। सो ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल in movement of the raw material, other sources of the industries, and labor is also moved from one place to other with the help of transportation. तो यहाँ पे दिस हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस इज रिमूव, जो प्लेस का हिंड्रेंस है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक रेलवे, ट्रक, रोड, कुछ भी आप ले सकते हो ट्रांसपोर्टेशन में। इन दिस सर्विस इज नॉट ओनली फैसिलिटेड टू रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स, बट हमने क्या देखा, कुछ भी फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए नीडेड गुड्स है या तो मैन पावर है, वो मूवमेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जनरली गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, वो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था, इमीडिएटली प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होता है, देर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स। Thus, it becomes essential to store them in such a way that enable the same to be available as and when they are required. तो कोई भी प्रोडक्ट बन गई से फॉर एग्जांपल कोई सीजनल गुड्स है, हम बोलते हैं कि भाई एप्पल का एक सीज़न होता है, बट हम 365 डेज़ कभी भी हम प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। तो 365 डेज़ हमारी डिमांड फुलफिल करने के लिए मैन्युफैक्चरर उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए। ठीक है, तो ये वेयर हाउसिंग भी एक ऐसा पार्ट है, यूजुअली देर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। वीट है, राइस है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है, या वॉट एवर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आजकल तो सब हमें फ्रोज़न करके भी सारी गुड्स मिलती है, स्टोर करके। तो वेयर हाउसिंग एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इमीडिएटली अगर कोई डिमांड नहीं क्रिएट हुई, नहीं होती है डिमांड, तो वो स्टोर करके फिर एज एंड व्हेन हमारी डिमांड जैसे जैसे हो मार्केट में क्रिएट हो रही है, देन वैसे वैसे हमें सप्लाई हो सकती है फ्रॉम दी वेयर हाउसिंग। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है टू बी मेड टू द स्टोर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपको सेफ्टी, आपकी जो गुड्स है, बिजनेसमैन की जो गुड्स है, वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेफ है एंड फ्रेश हो सके, फ्रेश भी रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में या तो वेयर हाउसिंग में, प्रोडक्ट सेफ है, एंड जैसे मार्केट में डिमांड होती है वेयर हाउस से प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, thus it becomes essential to store them in a such a way that enable the same to be available as and when they are required. Thus hindrance of the storage is removed by warehousing, and warehousing and ensures the continuously supply of goods and services. मैंने तो सिर्फ एप्पल का एग्जांपल लिया, इतनी कितनी सारी ऐसी प्रोडक्ट है कि भाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अल्टीमेटली मेंटेन रीजनेबल लेवल ऑफ प्राइसेस, कि हमें जब चाहिए आराम से मिल सकती है विद द रिजनेबल प्राइस, विद द फ्रेश क्वालिटी। तो ये किससे पॉसिबल है, वेयर हाउसिंग की जो भी फैसिलिटीज़ है। इवन कितनी सारी कंपनियां ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चर तो एक स्टेट में करती है, पर्टिकुलर कोई लेसे फॉर एग्जांपल उसका मैन्युफैक्चरिंग है चेन्नई में, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसका वेयर हाउसिंग सिस्टम या तो कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, जिससे प्रोडक्ट इजीली नियरेस्ट प्लेस में वो अवेलेबल करवा सके। ठीक है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सर्विसेज, इट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन among द प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स। से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक एजेंसी हूँ, मुझे स्टॉक चाहिए, मैंने ईमेल कर दिया कंपनी को, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को, या तो फ़ोन कर दिया, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन। ठीक है, जनरली ईमेल थ्रू भी हो सकता है सिस्टम के, भाई आप सिस्टम में बिल जनरेट करके या तो ऑर्डर करके हम मंगवा सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है सारी। कंज्यूमर्स बाय मीन्स ऑफ वेरियस फैसिलिटीज ऑफ द कम्युनिकेशन कैन डिमांड द डिजायर्ड क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विदाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम बैठे बैठे ही आराम से घर पे बैठे बैठे कम्युनिकेशन से प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, कांटेक्ट करके, बाय इंटरनेट, बाय फ़ोन, टेलीफोन फैसिलिटीज़ जो भी है। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन। सो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशंस या सिर्फ वेयर हाउसिंग से नहीं, इवन हमें
नई एक और फैसिलिटीज़ अपग्रेड होगी। अब तो कम्युनिकेशन कितना ग्रो कर रहा है। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स। कुछ भी हम मोबाइल में देख रहे हैं, बीच में ऐड आ गई, तो एडवर्टाइज भी इतना इंपॉर्टेंट करता है, इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विसेज आर द पोस्टल सर्विसेज या तो टेलीफोनिक सर्विसेज, फैक्स, इंटरनेट कितने सारे टूल्स है कम्युनिकेशंस के, जिससे बिजनेसमैन को, इवन कंज्यूमर को इजीली गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन हो सकता है। और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइज एक मेन सोर्सेज है। सो यहाँ पे है, एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ सेल्स प्रमोशंस। आए दिन हम क्या करते हैं, टीवी में एडवर्टाइज, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइज इट मीन्स टेलीविज़न की एडवर्टाइज, कुछ भी सोर्सेज हो, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचाए। मैन्युफैक्चर का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो अवेल करवाता है मार्केट में, या तो कोई फीचर्स उसमें अपग्रेड किए हैं कि कोई यूसेज उसका चेंज हुआ है, कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में मॉडिफाइड करके नया मॉडल मार्केट में लॉन्च किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ईजिली मिल सकती है। वर्ड ऑफ मतलब मेजोरिटी वो पब्लिक को कैटर कर सकता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा सकता है मैन्युफैक्चरर। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू पर्सनली कॉन्टेक्ट कर ईच एंड एवरी कंज्यूमर को and then provide him or her information about the products. So advertising provides necessary information to the consumers about the products such as price, quality, uses and availability, etc. It also motivates consumer to buy them. इन्फ्लुएंस करता रहता है भाई, एडवर्टाइज हमें बताता रहता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट कंज्यूम करो, ये हो जाएगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये फैसिलिटी मिलेगी। दस एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। उसमें भी कुछ एम्बेसडर अगर अच्छा हो, हमारा फेवरेट हीरो हीरोइन अगर वो ऐड कर रहा है, तो और भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं ये प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट टूल है, कॉमर्स को क्या फैसिलिटी करता है, तो ये हमें एडवर्टाइज से पता चलता है। समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी, क्वालिटी जो एडवर्टाइज होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बेस पर हमारा डिसीजन डिपेंड करता है बाइंग का। सो एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स एंड इट इज़ वेरी गुड टेक्निक फॉर द सेल्स प्रमोशन। जो टेक्निक है बिजनेसमैन की, वो एकदम इम्परेटिव है, जिससे कंज्यूमर इजीली कैटर हो सकते हैं, मार्केट इजीली आप कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर का मार्केट इजीली मिल सकता है, डिमांड बढ़ सकती है प्रोडक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है फंक्शन ऑफ द कॉमर्स का। ये केस है, केस क्या है, सुंदर wants to start a wholesale business of the stationery item, but he is hesitating as it will not involve hindrance related to finding consumers, moving goods from of the production to the market, storing goods because of the time gap between the production and consumption, risk of theft, fire, accidents, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस अबव एक्टिविटीज़। देखो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए। बिजनेस करना है कोई भी आपको, तो आपके माइंड में क्या हेजिटेशन होता है कि भाई प्रोडक्ट कहाँ से लाए, फाइनेंस कहाँ से मिले, कंज्यूमर कहाँ से फाइंड करे, कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचाए कि भाई हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, या तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन करने में एंड कंजप्शन करने में जो टाइम गैप है, तब तक प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर करें, रिस्क इन्वॉल्व है थेफ्ट का, फायर का, एक्सीडेंट का। तो ये प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, ये सारी जो सुंदर के माइंड में क्वेश्चंस है, वो सारे यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में दिए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही अप्रोचेज हिज फ्रेंड अमीर टू डिस्कस हिज प्रॉब्लम्स। अमीर who himself import the electronic appliances for the purpose of export them to other countries advised Sundar to carry on with his plan and explain to him various functions performed by the second limb of the business, that is to say commerce. Amir elaborate on various advantages of the trade and auxiliaries to trade. आमिर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सुंदर को, उसके फ्रेंड को भी, कितनी कितनी फैसिलिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है। तुझे एडवर्टाइज करो तो कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन मिल सके, स्टोरेज गोडाउन ले ले ताकि प्रोडक्ट स्टोर हो सके जब तक कंज्यूमर की डिमांड क्रिएट ना हो। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, या तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ मार्केट में से ले ले ताकि भाई मूवमेंट हो सके, कंज्यूमर की डिमांड जब तक जहाँ से भी कोई भी स्कैटर्ड कंज्यूमर कहीं पे भी हो, वो आराम से कैटर कर सके।
तो ये सारा सॉल्यूशंस दे रहा है आमिर किस उसके फ्रेंड को, सुंदर को. So after getting convinced by the advice given by the Amir, Sundar starts the business and finds no major problems at all in converting his desire into an ongoing businesses. So first question है, trade may be broadly categorized into two categories. Name the category under which Sundar is doing the wholesale business of a stationery item. होलसेल बिजनेस कर रहा है, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री है, इसीलिए ये क्या हो गया, इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस सुंदर वॉज अफ्रेड ऑफ सम हिंड्रेंसेस विच वर रिमूव्ड बाय द फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स. नेम दैट पार्ट ऑफ द कॉमर्स. जितने जितने जिसके जितने जितने इश्यूज थे सुंदर्स के, जितनी प्रॉब्लम्स थी सुंदर की, वो हिंड्रेंस किससे सॉल्व हो गई. नेम द पार्ट ऑफ द कॉमर्स विच एक्सक्लूसिवली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज. जिससे इजीली फ्लो हो सके, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, वो क्या है, ऑक्सिलरीज सर्विसेज टू द ट्रेड. बराबर है. मार्केट में इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट में इंश्योरेंस है, फाइनेंस है. तो ये सारी सर्विसेज है जिससे हम ये बिजनेस बाइंग सेलिंग का एक्सचेंज जो है इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट है, एक्सटर्नल ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. उसका जो फ्रेंड है आमिर, वो कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व था. नेम द टाइप ऑफ अंडर विच आमिर वॉज डूइंग हिज बिजनेस. एक्सटर्नल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंटरपोर्ट. तो उसका जो फ्रेंड था आमिर, वो किस बिजनेस में इन्वॉल्व था, एंटरपोर्ट. इट मीन्स वो कहीं से इम्पोर्ट कर रहा था प्रोडक्ट को, खुद यूज़ नहीं कर रहा है, खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है, एंड अदर कंट्री को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, और बीच में जो कमीशन होता है, मार्जिन होता है, वो उसका प्रॉफिट होता है, वो हो गया इंटरपोर्ट. आमिर, उसका जो फ्रेंड है, वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व था. नेक्स्ट, नेम द सर्विस विच हेल्प द सुंदर टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ स्टोरिंग. स्टोरिंग की जो प्रॉब्लम्स थी वो किससे थ्रू सोल्व हो गई, वेयर हाउसिंग से सोल्व हो गई. नेक्स्ट, name the services which helps Amir to remove the hindrance of the place. प्लेस की जो इश्यूज था, प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, आपके कस्टमर्स, आपके कंज्यूमर कहीं पे भी हो सकते. सो प्लेस का जो हिंड्रेंस था वो किससे थ्रू रिमूव हो गया, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर है. तो यहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज है जो ऑक्सिलरीज, इट मीन्स हेल्प करती है ट्रेड को. तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए. असाइनमेंट का अगर हम डिस्कस करें असाइनमेंट के बारे में, तो अब तक जितने भी हमने पॉइंट कवर किए उसका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है. आपको करना ही है, आपकी बुक में सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखने हैं. डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना. डिफाइन बिजनेस एंड एक्सप्लेन ऑफ द फीचर्स. कॉमर्स रिमूव वेरिएंस हिंड्रेंस, जो हमारा आज का ही टॉपिक है. फंक्शंस ऑफ कॉमर्स आपको लिखने हैं सेकंड पॉइंट में. एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विद द सूटेबल एग्जाम्पल, वही आपको लिखना है, लिख के करना है. पूरा असाइनमेंट होना ही चाहिए कंप्लीट. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ये काफ़ी पुराना वीडियो, पुराना टॉपिक है, हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये किया हुआ है पॉइंट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका जो डिफ्रेंशिएटेड है ये. नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रेड. एक्सप्लेन एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो आज का हमारा टॉपिक है. इट मीन्स आज का जो टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, व्हाट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये 2 टॉपिक आज हमने कवर किया. उसका असाइनमेंट इन और लास्ट प्रीवियस वीडियोस एक बार रेफर कर लेना. यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से करने हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाए. ठीक है. आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं. थैंक यू. होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच.